फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 12 इंडियन पॉलिटी। और क्लास नंबर 11 में हम लोग देखे थे कि व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि फिलॉसफी क्या है, क्या संविधान बनाने के पीछे क्या इंटेंशन रहा है भारत का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स का क्या इंटेंशन रहा है। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ये समझे थे, क्लास नंबर 11 में। तो इस क्लास में बिल्कुल उसी चैप्टर का हमें डिस्कस करना है, डेट इज़ चैप्टर नंबर 3, डेट इज़ सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या दिया गया है। तो ये क्लास पिछले क्लास से इंटर रिलेटेड है, समझ गए ना। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे लिंक डाल दूंगा, देख लेना सभी स्टूडेंट। तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे देखोगे, समझोगे चीज़ों को। देखो, भारत का जो संविधान है वो सबसे बल्किएस्ट डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड का, वन ऑफ द बल्किएस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें क्या क्या प्रोविज़न नहीं है, बहुत सारे प्रोविज़न, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी है इसमें। यदि पार्ट 9 पार्ट 12 सब देखोगे तो यू विल गेट दैट थिंग्स ऑल्सो। यदि तुम पार्ट 5 देखोगे, पार्ट 6 देखोगे, तो वहाँ पे तुमको शेड्यूल्ड एरियाज भी नज़र आएगा। तो कहने का मतलब कि भारत के संविधान में ना बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत सारे फीचर्स है, इसलिए ये बहुत बल्किएस्ट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे समझो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिमार्केबल फॉर मैनी आउटस्टैंडिंग फीचर्स विच आर बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया में जो अधिक से अधिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लगभग 60 कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से हमने जो सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर्स है उसको हमने लिया है, बट अपने तरीके से लिया है। ये पैच वर्क नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं है, ये जो सबसे बेस्ट चीज़ था उसको लिया और उसको भी मॉडिफाई किया हमने। तो कह सकते हैं कि भारत का संविधान का जो सबसे विशेष बात क्या है कि रिमार्केबल आउटस्टैंडिंग फीचर्स है इसके अंदर, जो कि अलग अलग संविधान से हम लोग दिए हैं। और जो सैलेंट फीचर है हमारे संविधान का, जो आज हम लोग देखते हैं, उसमें ये सभी चीज़ हमें देखना है। ये सभी जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा बच्चे लोग को, ये जो 18 फीचर्स है इसी को डिस्कस करना है, समझे। इसको हम लोग सेपरेट मॉड्यूल में देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये पार्ट 4 तक हम लोग देखने जाने हैं इसको। तो पहला देखो, ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, यानी कि भारत का जो संविधान बना है वो अलग अलग सोर्सेज से बना है। एक तो भारत का अपना ही डॉक्यूमेंट पहले प्रेजेंट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे तो हम लोग बहुत कुछ बड़ो किए हैं, 60 से लेकर 70% तो वहीं से डायरेक्ट हमने लिया है हमारे भारत के संविधान में, करेक्ट। तो कहाँ कहाँ से भारत का संविधान प्रभावित हुआ है, कहाँ कहाँ से हम लोग लिए हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद देखेंगे हमारा जो भारत का जो संविधान है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि सोर्सेस ही इतना ज़्यादा है, हम लिए बहुत जगह से, इसलिए लेंथीएस्ट है। दूसरी बात है प्रोविजंस, पता हो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का बात है, यहाँ पे ह्यूमन एम्पावरमेंट का बात है, यहाँ पे इक्वालिटी का बात है, यहाँ पे सेकुलर का भी बात है, सेकुलरिज्म का भी बात है, धर्म का ही बात है। आमतौर पे संविधान में धर्म का बात नहीं होता है, हमारे कंट्री में सेकुलरिज्म का ही बात है, धर्म का ही बात है। तो इसलिए संविधान क्या है, बहुत ही बड़ा, लेंथीएस्ट और बल्किएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो दो फीचर्स है, ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इस मॉड्यूल में, इस लेक्चर में हम लोग समझने जा रहे हैं। और आने वाले समय में बाकी भी फीचर्स देखेंगे। तो बाकी फीचर्स अभी देख लो स्क्रीन पे, मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। नंबर 6 देखोगे, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, जुडिशियल रिव्यूज मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन लीगलिस्टिक, यानी कि जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से संविधान और ज़्यादा ही रियल हो जाता है, और ज़्यादा ही लीगल हो जाता है। और यहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी तो है ही, बट एट द सेम टाइम जुडिशियल सुप्रीमेसी भी नजर आएगा। दोनों का ही परफेक्ट बैलेंस है। फंडामेंटल राइट्स जानते हो, फंडामेंटल राइट्स नागरिक के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, बट सरकार के लिए क्या है, एक लिमिट है कि ये दायरा आपको क्रॉस नहीं करना है। तो सरकार के लिए, स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, लेजिस्लेचर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए क्या है, नेगेटिव चीज़ है, एक लिमिटेशन है। डीपीएसपी स्टेट के लिए एक मैसेज है कि प्रोग्राम पॉलिसी बनाते वक्त आपको ये सभी चीज़ का ध्यान देना होगा, दैट इज कॉल्ड डीपीएसपी 3 टाइप का होता है, आने वाले समय में पढ़ोगे। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है ये शुरुआत के संविधान में नहीं था जी, ये बाद में इसको ऐड किया गया स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद, और इंदिरा गांधी ने इसको ऐड किया था। सेकुलर स्टेट, अच्छा सेकुलर वर्ड भी प्रीएम्बल में ऐड हुआ था, जानते हो 42nd अमेंडमेंट करके। तो 42nd अमेंडमेंट करके
3 वर्ड प्रियम्बल में ऐड हुए थे। वही प्रियम्बल जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बना है, जो पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किए थे वहीं से प्रियम्बल बना है। प्रियम्बल के अंदर जो 3 शब्द जो ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट में, तो एक शब्द तुम्हारा सेकुलर भी था, सोशलिस्ट भी है और इंटीग्रिटी भी है, जो पिछले क्लास में हम लोग समझे थे। तो इस लेक्चर को समझने के लिए बहुत जरूरी है पिछले लेक्चर का ज्ञान होना, समझ गए। सेकुलरिस्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोटिंग देने का अधिकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सिंगल सिटीजनशिप, सबको एक ही नागरिकता मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी राज्य का हो तो उसका भी नागरिकता मिल रहा है, किसी कंट्री का हो तो उसका भी ऐसा नहीं मिलेगा। पूरा कंट्री में कहीं पे भी रह रहा हो यू आर इंडियन सिटीजन मिलेगा। इंडिपेंडेंट बॉडी, बताओ हमारे कंट्री में क्या नहीं है? हमारे कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हमारे कंट्री में यूपीएससी है, हमारे कंट्री में सीएजी है, सब इंडिपेंडेंट बॉडीज सब है। इमरजेंसी प्रोविजंस भी हमारे कंट्री में, इमरजेंसी के टाइम में जानते हो ना कि यूनाइटेड ही बन जाता है हमारा कंट्री, पूरा सेंटर कंट्रोल करता है पूरा भारत को, डेट्स इमरजेंसी प्रोविजन। और जानते हो जो बचा खुचा जो कसर है वो हमने पूरा कर लिया 1992 में, हाँ ये अमेंडमेंट करके। 3 टायर गवर्नमेंट लाए कि नहीं लाए? हाँ, इधर तुम्हारा म्यूनिसिपैलिटी, इधर पंचायत, तो 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट करके ये भी डाल दिए हम। एंड लास्ट वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी आता है, एट द सेम टाइम ये डीपीएसपी के अंदर भी आता है। तो ये सभी अभी तो मैंने ओवरव्यू बताया है बच्चे लोग, इस सब चीज़ को डिटेल्स में समझोगे। तो यहाँ पे इस लेक्चर में नंबर 1 और नंबर 2 को समझोगे अच्छे से। अब बाकी जो रह गया उसको डिटेल फॉर्म में हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। फर्स्ट सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ तो हम लोग कई दिन से बोल रहे हैं कि जो भारत का जो संविधान है उस समय का जो बेस्ट संविधान था, वहाँ का जो वर्क है वहाँ से लेके हम लोग अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हैं। इसलिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जितना भी वर्ल्ड में जो संविधान था उस समय बेस्ट संविधान था, 60 कंट्रीज का जो संविधान था वहाँ का जो बेस्ट फीचर है उसको निकाल के हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। रैंसैकिंग मतलब क्या, पूरा खंगाल के बढ़िया से वो करके तब हमने बनाया है चीज़ों को। दिस वॉज डन कीपिंग इन द माइंड द नीड्स ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री। और ये इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी है जी, यहाँ पे डाइवर्सिटी है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, समझे, डेट्स, बहुत सारा यहाँ पे डाइवर्सिटी है। तो सभी पीपल को, क्योंकि संविधान मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ बच्चे लोग, वही संविधान को माना जाएगा जिस संविधान में सबका साथ सबका विकास का मंत्र हो। यदि किसी भी संविधान में केवल मेजोरिटी का बात हो तो वो संविधान पूरी तरीके से लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे अलग अलग तबका रह रहे हैं सभी का हित का बात होना चाहिए संविधान में। तो इसलिए भी हमारा जो संविधान है वो बल्कि हो जाता है, और इसलिए भी हमें बहुत सारे संविधान को खंगालना पड़ा, देखना पड़ा, और जो अलग अलग प्रोविजन है सबको लाना पड़ा ताकि सभी सेक्शंस ऑफ पीपल का जो सेटिस्फैक्शन है उसको हम पूरा कर सके, सभी सेक्शन ऑफ पीपल का जो एस्पिरेशन है उसको हम सेटिस्फाई कर सके। इसलिए देखो, भले ही हमारा संविधान हम बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं क्योंकि हमने 60 अलग कंट्री से संविधान को लिया है, मगर एट द सेम टाइम हमें यह भी समझना होगा कि बहुत सारे संविधान हमारे टाइम में ही बने थे। जब हम बना रहे थे ना, हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठा दिए थे ना, हमने लगभग 3 साल मेहनत किया ना, तो उस समय और भी वर्ल्ड में संविधान बने होंगे। तो बहुत सारे संविधान बने और बिगड़े और ख़त्म हुए। हमारा संविधान क्या है कि जितना भी ऑड सिचुएशन आया सबको सामना करते हुए अभी 75 साल प्लस हो गया आज़ादी का, अभी भी ये संविधान चल रहा है क्योंकि हमारा जो संविधान है बहुत ब्यूटीफुल संविधान है। हमारे संविधान के अंदर बहुत ही ऐसा प्रोविजन है जो कि सभी पीपल का एस्पिरेशन पूरा करता है। इतना ही नहीं, हमारा संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट है। यही तो कारण है कि अभी देखो आर्टिकल्स 448 है, अभी पार्ट 12 है, करेक्ट, हाँ शेड्यूल्स 12 है और पार्ट 25 है, जबकि शुरुआत के संविधान में ऐसा नहीं था। शुरुआत संविधान में पार्ट कितना पार्ट था बताओ? हाँ पार्ट, हाँ शुरुआत के संविधान में पार्ट 22 था, शेड्यूल 8 था और आर्टिकल 395 थे। बच्चे लोग, तुम लोग का दिमाग गायब हो गया, सब भूल गए तुम लोग, कोई बात नहीं है, मगर ये तो पता होना चाहिए ना कि लिविंग डॉक्यूमेंट है जी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कई बार इंटरवीन करके नई नई चीज़ को भी ऐड की है। हाँ, PIL वाला जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो एडिशन है इंडियन जुडिशरी का, यहाँ पे समझो अच्छे से। So though our constitution is said to be a borrowed constitution, the credit of its framer lies in gathering the best feature of each of the constitution and modifying them with a view to avoid the faults which are present in those constitution। यानी कि उस जिस संविधान से लाया गया वो फॉल्ट, जो फॉल्ट था उस फॉल्ट को हटा दिया गया।
जो बेस्ट चीज़ है उसको मॉडिफाई करके तब संविधान बनाया गया। तो इसलिए ये स्टेट अबे बोलना भी गलत बात होगा कि ये पैच वर्क है, बिल्कुल पैच वर्क नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं है जी। ये दिमाग लगा के हमने जो बेस्ट प्रोविजन था उसको लिया है और उसमें भी मॉडिफिकेशन किया अपने कंट्री के पीपल को देखते हुए, अपने कंट्री का जोग्राफिकल एरिया को देखते हुए, अपने कंट्री को नीड्स को देखते हुए, अपने कंट्री का इन्फेंट डेमोक्रेसी को देखते हुए, सभी चीज़ को देखते हुए हमने मॉडिफाई किया है प्रोविजन्स को और उस हिसाब से संविधान बनाया है। तो ये गलत बात होगा कि हमारा पैच हुआ कि कॉपी पेस्ट नहीं है, ये समझे, बहुत अध्ययन करके बनाया गया है ये चीज़ है। यहाँ पे देखोगे बहुत सारे मेंबर्स थे जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, डिबेट तो होगा ही ना वहाँ पे। हाँ, डिबेट में एक से एक महारथी लोग बैठेंगे ना, तो स्वयं B.R. अम्बेडकर जी भी बैठेंगे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। तो बहुत सारे मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो क्रिटिसाइज करेगा संविधान को कि ये जो संविधान है पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट है वेस्ट का, ये पैच वर्क है, बहुत सारे संविधान से कॉपी पेस्ट किए आपने। मगर ये बात कहना गलत होगा। कई लोगों को डर भी लगता था, मैंने अप्रीहेंडेड कि ये हो सकता है काम नहीं करे, अनवर्केबल हो, काम नहीं करे। मगर हम ये जानते हैं कि उस समय बहुत सारा भी संविधान बना था, कई संविधान बना, बिगड़ा, खत्म हुआ। मगर ये संविधान ऐसा संविधान है कि अभी भी जितना भी ऑड सिचुएशन है सबको झेलते हुए आगे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब जितने भी क्रिटिक्स थे उस समय सब क्रिटिक्स को रॉन्ग प्रूफ कर दिया हमारा भी भारत का संविधान। तो हम कह सकते हैं कि वी आर वेरी थैंकफुल कि इतना सुंदर संविधान है। देखो नेपाल में क्या हुआ, तब तुमको पता चलेगा कि B.R. अम्बेडकर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऑड सिचुएशन को झेलते हुए भी हमारा संविधान सर्वाइव कर गया और वी आर स्टिल द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ दिस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरा दुनिया में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत है। तो यहाँ पे बच्चे लोग, यहाँ पे लगभग 95 to 97 करोड़ लोग अपना वोट देते हैं। उसमें टर्न अराउंड बताए होंगे 65 to 67 करोड़ लोग इस बार 2024 में वोट दिए। ये तभी संभव है जहाँ पे आप डेमोक्रेसी के लेके आप अवेयर हो। करेक्ट। यहाँ पे देखोगे ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यहाँ पे समझोगे बच्चे लोग, यहाँ से मुद्दा शुरू हो जाएगा कि जो हमारा भारत का जो संविधान है अधिकतर जो ये प्रोविजन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है। अधिकतर बात बोल चुके हैं ना, 62 to 70% वहीं से लिया गया है। जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, कैसा होना चाहिए संविधान, नागरिक के लिए क्या होना चाहिए, स्टेट के लिए क्या हिदायत होना चाहिए, तो वो बिल ऑफ राइट्स यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स वहीं से हम जो लिए, हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं यहाँ पे। तो फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि हर नागरिक को ये अधिकार मिलेगा विथ सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। और DPSP, जो DPSP है वो स्टेट के लिए हिदायत है जी, स्टेट के लिए एक मैसेज है कि आप अपना कुछ भी एग्जीक्यूटिव एक्शन करो, आप कुछ भी अपना लेजिस्लेटिव प्रोसेस से आगे बढ़ो, तो ये सभी प्रिंसिपल को ध्यान देते हुए बढ़ना है। यही कारण तो है बच्चे लोग कि जो राइट टू एजुकेशन कभी DPSP का हिस्सा हुआ करता था, 2009 में राइट टू एजुकेशन लाके उसको फंडामेंटल राइट्स के रूप में रखा गया है। हम कह सकते हैं कि जब जब रिसोर्सेज बढ़ेगा इस कंट्री में तब तक हम उस चीज़ को और अच्छे बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक एग्जांपल क्या है, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या है, राइट टू एजुकेशन। तो पहले वो DPSP का हिस्सा या वो करता था, अभी देखो आर्टिकल 44 पे डिबेट होता है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी क्या है, DPSP का हिस्सा है। तो जितना संसाधन बढ़ेगा उतना ही हम उस चीज़ पे काम करेंगे। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, वही बिल ऑफ राइट्स से लिया है। और ये जो DPSP जो कॉन्सेप्ट है ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। समझ गए ना, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे संविधान का फिलोसॉफी है दोनों चीज़। पॉलिटिकल पार्ट देखो क्या लिखा गया है, ये जो गवर्नमेंट कैसे काम करेगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, समझे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये कैबिनेट, ये जो चीज़ है हमने और कहीं से नहीं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्योंकि ये चीज़ से हम बहुत पहले से फैमिलियर थे। क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ पे रूल किया तो जो वो तंत्र चलाए उस तंत्र से हम बहुत रूबरू थे ना, उस चीज़ से हम बहुत ही अपने आप को बहुत पास पाते थे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस हो गया वैसा। तो चाहे वो कैबिनेट सिस्टम हो जो कि भारत में भी चलता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय PM CM, ये सिस्टम है कि नहीं है अभी, ये हमने ब्रिटिश कैबिनेट, हमने ब्रिटिश सिस्टम से लिया है, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। हालांकि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो कन्वेंशन के हिसाब से चलता है, चार्टर से स्टार्ट होता है वहाँ पे। यहाँ समझोगे बच्चे लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स क्या क्या लिए। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव भी होना चाहिए, इसलिए भी कि कुछ प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी मिलेगा, कुछ प्रोविजन दूसरी जगह से भी मिलेगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज कर जाओगे। एग्जांपल देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने फेडरल स्कीम लिया। क्या लिया, फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम मतलब क्या कि सेंटर स्टेट,
दोनों ही अपना अपना काम करेगा, दोनों के पास सेम सेटअप होगा, एग्जीक्यूटिव हो गए, लेजिस्लेटिव हो गए, जुडिशरी होगा, डेट्स कॉल्ड फेडरल स्कीम। मगर पेज आगे बढ़ाओगे तो कैनेडियन से हमने फेडरेशन लिया, फिर तो फेडरेशन तो सेम ही चीज़ है फेडरल, मगर हमने कनाडा से जो लिया है उसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, फेडरलिज्म होगा इस कंट्री में, फेडरेशन होगा, सेंटर और स्टेट्स का रिलेशन भी होगा। बात समझे, सेंटर भी स्टेट भी पावर इंजॉय करेगा, बट सेंटर ज़्यादा पावर इंजॉय करेगा। तो कोई पूछेगा तुमको कि जो फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, तो तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी बोल सकते हो, एट द सेम टाइम तुम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो। आया समझ में ना? हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब फेडरेशन का कल्पना किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, वो साकार नहीं हो पाया क्योंकि प्रिंसिपल स्टेट को ऑप्शन दिया गया था कि आप फेडरेशन में ज्वाइन भी कर सकते हो, नहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। तो प्रिंसिपल स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया। कारण क्या है कि प्रिंसिपल स्टेट यदि फेडरेशन को ज्वाइन करता है तो उसका पावर डाइल्यूट हो जाता है, जो बात है। आगे देखोगे यहाँ पे समझोगे एक एक चीज़, गवर्नर का जो ऑफिस, गवर्नर पोस्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, गवर्नर का पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, याद करो बच्चे लोग, ली कमीशन बना था, कभी ली कमीशन बना था 1924 को, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना, और वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते आते क्या हो गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। और जब भारत आज़ाद हुआ तो वही क्या बन गया, यूपीएससी बन गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना। तो पब्लिक सर्विस और हाँ, पब्लिक सर्विस कमीशन में दोनों ही है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी था, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी था कि दो स्टेट या दो से अधिक स्टेट एक साथ आके पब्लिक सर्विस कमीशन को ऑफर कर सकते हैं। तो ये चीज़ स्टेट अभी उठाया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी प्रोविजन के टाइम में किस तरह देशों को काम करना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी दिया गया है। आगे देखोगे वीमर रिपब्लिक, वीमर जो कॉन्स्टिट्यूशन है जर्मनी का, देखो वहाँ पे 9 नंबर, हाँ वहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन वहाँ पे भी है। तो तुमको देखो बच्चे लोग, इतना दिमाग होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ रिलेट करता है, यू हैव टू रिलेट एवरीथिंग। तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, वीमर रिपब्लिक मतलब क्या, जर्मनी का जो है, जर्मनी का जो संविधान है वहाँ पे भी इमरजेंसी प्रोविजन है। तो वहाँ से भी लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिया गया इमरजेंसी प्रोविजंस। आया समझ में? तो ये देखो, ये हो गया ना। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में खुद अपने आप में बल्किएस्ट डॉक्यूमेंट है। यदि वहाँ से आप चीज़ कॉपी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है और बल्कि होगा। दूसरा देखो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या लिया हमने, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ। अच्छा, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये लिया हमने जापान से। रूल ऑफ लॉ ये हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया। सिंगल सिटी, एक ही नागरिक, स्टेट को नागरिकता नहीं मिलेगा, पूरा कंट्री वाले को मिलेगा, यानी कि एक ही नागरिकता होगा, सिंगल सिटीजनशिप, ये लिया ब्रिटिश। क्योंकि यूएसए में देखोगे, यूनाइटेड स्टेट्स में 2 सिटीजनशिप होता है, एक स्टेट का भी, जैसे मान लो टेक्सास का है तो टेक्सास का ही मिलेगा और यूएस का ही मिलेगा, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होता है। मैं इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। तुम चाहे तुम बिहार में रहो, चाहे तुम यूपी में रहो, चाहे तुम नीचे साउथ में रहो, क्या है, तुम इंडियन हो, वहाँ का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा जी, पूरा कंट्री का सिटीजनशिप मिलेगा। समझ में आ गया ना? ये हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कैबिनेट सिस्टम, यस। रीट, सब रीट को इशू करने का जो अधिकार है, जानते हो ना, रीट को इशू करने का जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत मिलता है और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंतर्गत मिलता है। ये वाला व्यवस्था भी हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, चाहे कलेक्टिव हो चाहे इंडिविजुअल हो, ये भी वहीं से हुआ। और बायकैमरलिज्म, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से, तो यूएस में जानते हो, मैं बोल चुका हूँ पहले भी, बिल ऑफ राइट्स था, तो वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया। जुडिशियल रिव्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पूछेगा कि जुडिशियल रिव्यू भारत के कौन से आर्टिकल में प्रेजेंट है, तो आर्टिकल 32 है। जिस आर्टिकल से रीट्स इशू करता है सुप्रीम कोर्ट, वही आर्टिकल तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू के लिए भी है, सेम हाई कोर्ट के लिए भी। तो बच्चे लोग पॉइंट में लिखना भी तो है कॉपी में, आर्टिकल 32 लिखना है, आर्टिकल 226 लिखना है, समझ गए। प्रेसिडेंट, आप बताओ, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, मगर प्रेसिडेंट को भी निकाला जा सकता है, दैट्स कॉल्ड इम्पीचमेंट। ये जो प्रोसीजर है, ये जो तरीका है, कहाँ से लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इम्पीच किया जा सकता है, हाई कोर्ट के जजेस को भी इम्पीच किया जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को भी इम्पीच किया जा सकता है, ये सब यूएस से लिए हैं। और इनफैक्ट जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है बच्चे लोग, वो भी यूएस से ही लिए हैं, ये भी समझ में आना चाहिए, बात समझे। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उस समय का जो रस्सा था यूएसएसआर, वहाँ से क्या क्या लिए हम लोग, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए। हालांकि शुरुआत के संविधान में नहीं लिए, बाद में जो लिए, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ वहाँ शुरू में ही, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वहाँ शुरू में ही था। और जस्टिस, तो जस्टिस जानते हो कि प्रियम्बल में किस तरह का जस्टिस का बात किया गया, पॉलिटिकल जस्टिस,
इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस। ये जस्टिस वाला जो व्यवस्था है कहाँ से लिए है? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि उस समय का यूएसएसआर। और अभी कहोगे तो यूएसएसआर को कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन सा कंट्री? रशिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन देखो, डीपीएस पे बात हुआ था ना अभी थोड़ी देर पहले, डीपीएस पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा में कैसे नॉमिनेट करके भेजा है? अच्छा, राज्यसभा में नॉमिनेट करने का अधिकार किसको? प्रेसिडेंट को है। थोड़ा क्लोजली देखना है ये। तो साउथ अफ्रीका का देखो बच्चे लोग, साउथ अफ्रीका का देखना जरा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। देखा ट्विस्ट आ गया ना? कहने का मतलब ये नॉमिनेशन वाला जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन सीखा है हमने। मतलब इलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, बच्चा लोग, बुढ़बक बच्चा लोग थोड़ा देखोगे इधर, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर भी जाते हैं और इलेक्टेड मेंबर भी जाते हैं। इलेक्टेड मेंबर कैसे जाते हैं? विधानसभा से चुन के। तो जो प्रोसीजर है विधानसभा से चुन के जाने वाला जो राज्यसभा में, वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मतलब नॉमिनेट करके भेजने का जो तरीका है, जो प्रेसिडेंट जो चुन के भेजता है, वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या इलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए? प्रेसिडेंट का वो भी आयरलैंड का ही तरीका है। तो अभी प्रेसिडेंट को भेजते हैं ना हम लोग सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से, विधानसभा से चुन के आते हैं ना प्रेसिडेंट, तो वो जो तौर तरीका है वो आयरलैंड से लिया गया है। नॉमिनेट करने का तरीका जो राज्यसभा का है मेंबर्स का, वो कहाँ से लिया? आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। आगे देखोगे, कैनेडियन से पहले भी बात कर चुके हैं। फेडरेशन तो होगा ही होगा बट स्ट्रॉन्ग, इसलिए हम क्वाजी फेडरलिज्म कह सकते हैं। क्वाजी, हाँ, यानी कि फेडरलिज्म तो होगा ही, स्टेट भी होगा, सेंटर भी होगा, मगर सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जो रेसिड्यूरी पावर होगा वो सेंटर को मिलेगा, यानी कि पार्लियामेंट को मिलेगा। ये बात हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देख रहे हो, अब सोचने वाली बात है, इतना संविधान प्रेजेंट है, जो बेस्ट फ्यूचर नजर आ रहा है वो सबको ले रहे हैं हम लोग। तो बड़ी बात है ना। कहाँ कनाडा का हर एक चीज़ उठा के ले लिए, कहाँ जापान का हर एक चीज़ उठा के ले लिए, कहाँ ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश इतना दिन से गुलामी बना के रखा था हमें 200 साल से, कहाँ हर एक चीज़ ले लिए? नहीं ली है हर एक चीज़। यही तो खास बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर का, कि हर एक चीज़ नहीं लिया गया है। अब तुम खुद देखो, राज्यसभा का जो मेंबर का जो नॉमिनेशन है, जो इलेक्शन प्रोसेस है, दोनों अलग अलग कंट्री से लिए। क्यों नहीं? हम चाहते तो कई बार साउथ अफ्रीका से ही ले सकते थे। मैं ऐसा नहीं किया, जो हमें लगा कि हमारे कंट्री को ये वाला तरीका सूट करेगा तो वो हमने लिया है। दैट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स। समझ गए बात को? हाँ। स्टेट गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, सेंटर कैसे करेंगे? तो ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंटर। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ये भी कनाडा का संविधान से लिए है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ओरिजिनली वो फेडरल कोर्ट की तरह काम करेगा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से हम कॉन्क्वेंट लिस्ट है। हाँ, एट द सेम टाइम कॉन्क्वेंट लिस्ट हमारा पहले भी प्रेजेंट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 में, ये भी पता होना चाहिए। जब कोई बिल पे डेडलॉक आ जाए तो दोनों हाउस एक साथ बैठ के भी सुलझा सकता है। वो कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देखो ये कितना खास बात है, पार्लियामेंट में कितना जान भर देगा पार्लियामेंट के वर्किंग में ये। हाँ, ये अलग बात है कि लोकसभा का हमेशा जीत होगा उसमें, क्योंकि लोकसभा का मेजोरिटी मेंबर ज़्यादा है। तो जॉइंट सीटिंग, दोनों हाउस एक साथ बैठ सकता है। यदि किसी बिल पे डेडलॉक सिचुएशन आ गया तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। आ रहा है समझ में बच्चे लोग? हाँ। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या संविधान को अमेंड करने का क्या तरीका होना चाहिए। और ये तो मैं बोल ही चुका हूँ कि राज्यसभा का जो मेंबर्स, उसका इलेक्शन कैसे हो। जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसको वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जर्मनी का जो रिपब्लिक है उसको वीमर रिपब्लिक भी कहा जाता है। तो फंड इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट जो आपको संविधान आपको देती है, वो सब क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया है। तो वह पूछेगा कि इमरजेंसी का प्रोविजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो क्या बोलोगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज वेल एज वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिए? जो शुरुआत के जो बच्चे लोग प्रियम्बल देखोगे, हाँ, तो रिपब्लिक भी है उसमें लिबर्टी है, उसमें इक्वलिटी है, उस फ्रेटर्निटी है। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ना जी, इसी वर्ड के साथ तो हुआ है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी सब एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द है, करेक्ट। तो ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया है कि जो भी प्रोसीजर होना चाहिए वो अपने मनमानी नहीं होना चाहिए, वो भी लॉ इस्टेब्लिश करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ तो ठीक है, लॉ मतलब यानी कि लॉ का ही रूल होगा, कोई राजा कोई वो नहीं। लॉ सबसे सुप्रीमेसी है। प्रोसीजर भी जो सेटअप होना चाहिए, जैसे आईपीसी और सीआरपीसी। देखो आईपीसी क्या है? पनिशमेंट बताएगा कि आपने ये क्राइम किया तो आपको बताएगा, डिफाइन करेगा ये क्राइम का मतलब ये है और आपको इतना साल का कारावास होगा। आईपीसी
सीआरपीसी क्या करता है, किस प्रोसीजर से होगा, ये जज को भी बताता है और ये पुलिस को भी बताता है। जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर भी लॉ के हिसाब से इस्टेब्लिश होना चाहिए। बात समझ गए? ये जापान के संविधान से हम लोग लिए हैं। तो ये तो देखो 11 जो भी लिखा गया है यहाँ पे, या जो लक्ष्मीकांत में दिया गया है, हम जानते हैं कि 60 और भी कंट्रीज़ है, टोटल 60 कंट्री से लिए, और भी बहुत सारे फीचर्स हम उधर से भी लिए हैं। ये 11 जो कंट्री है जहाँ से हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लिए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आया बच्चे लोग, समझ में आया? कई बार यूपीएससी सवाल पूछती है यहाँ से, इसलिए हम बहुत सीरियस है इस चीज़ को लेकर। सिविल कई बार सवाल पूछ चुकी है, वहाँ पे तुमको ऑप्शन दे देगी, बोलेगी कि कहाँ से लिया गया है। तो इसको याद करना है, इस चीज़ को बार बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट खत्म हो गया ना, कि सबसे लेंदी सब क्या है, डिफरेंट सोर्सेज से लाया गया। डिफरेंट सोर्स क्या है, तो 11 कंट्रीज बता दिए, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो भी आ जाएगा। यहाँ पे देखो सेकेंड देखेंगे, सेकेंड पॉइंट देखेंगे, जो सेलिंग फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डेट इज लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भारत का संविधान है वो बहुत ही लेंदियस्ट है। तो क्यों ऐसा है? देखो शुरुआत में जो हमारा संविधान बना, हमारा संविधान बन के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को, हाँ तैयार हो गया। उसमें देखना प्रीएम्बल में वही डेट है, 26 नवंबर 1949 ही डेट है। हाँ ये अलग बात है कि इन्फोर्स जो किए हम लोग 26 जनवरी 1950 को किए हैं, पूरी तरह से जो लागू किए हैं। बन तो गया था। जब शुरुआत का जो संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय एक प्रीएम्बल था, वही प्रीएम्बल जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बना है। 395 आर्टिकल्स है और 8 शेड्यूल्स है, ठीक है। और कितना पार्ट्स था बच्चे लोग? 22 पार्ट्स था। अभी देखो बदल गया वो प्रीएम्बल, अभी भी है। वो जो प्रीएम्बल था, वो प्रीएम्बल कंपेयर में अभी का प्रीएम्बल अलग है, कि बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने 3 वर्ड डाल दिया, तो प्रीएम्बल भी बदल गया। तो ये भी तो लिविंग डॉक्यूमेंट का ही एग्जाम्पल है कि जहाँ पे प्रीएम्बल भी बदल सकता है। हाँ प्रीएम्बल अभी भी बदला जा सकता है, बट जो बेसिक डॉक्ट्रिन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, वो वॉयलेट नहीं होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये बोला था, जजमेंट दिया था। तो देखो अभी प्रीएम्बल भी है, मॉडिफाइड प्रीएम्बल भी है, 448 आर्टिकल्स भी है, करेक्ट, 12 शेड्यूल्स भी है, पार्ट 25 पार्ट्स भी है। तो यहाँ पे देखो, यानी कि पहले जितना बल्कि था उससे और ज़्यादा बल्कि हो गया, यही हुआ इसका मतलब। तो अब यहाँ पे समझना होगा हमें कि वेरियस अमेंडमेंट हैव एडेड, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुआ है संविधान में आर्टिकल 368 के हिसाब से, और बहुत सारा हिस्सा उसको, बहुत सारा जो चीज़ काम का नहीं था उसको हटाया भी गया है। तो सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए यहाँ पे कि इतना मोटा एलिफेंटाइन साइज का संविधान बनाने की क्या जरूरत था, इतना बल्कि संविधान बनाने की क्या जरूरत था? तो इसका रीज़न है ये मेन चीज़। फर्स्ट क्या है? ज्योग्राफिकल फैक्टर। देखो कंट्री कितना बड़ा है। अच्छा कंट्री तो बड़ा है ही, डाइवर्सिटी कितना है इस कंट्री में, हर राज्य में जाओगे तो अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, अलग लिविंग कंडीशंस। तो एक रीज़न ये भी है। एक तो हिस्टोरिकल फैक्टर, यानी कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसको यहाँ पे डाला गया, तो वो तो अपने आप में बल्कि था, जाहिर सी बात उसको डालोगे तो और बल्कि हो जाएगा, समझ गए। एंड सी देखो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक रीजन है कि बताओ पूरा भारत, जो इतना बड़ा विशाल भारत है, सबके लिए एक ही संविधान। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है कि जो 50 स्टेट्स है उसका भी संविधान, और पूरा कंट्री के लिए भी एक संविधान। तो वहाँ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी है और तुम्हारा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन भी। इंडिया में ऐसा नहीं है। क्या बिहार के पास अपना संविधान है? क्या तमिलनाडु के पास अपना संविधान है? नो, संविधान एक ही देश के लिए है। हाँ अब इसमें एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा गया, अभी इन्फॉर्मेशन गलत हो गया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से हमने आर्टिकल 370 हटा दिया, उसका जो मेन प्रोविजन खत्म कर दिया, इसलिए काट दोगे। एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर अब नहीं है जी। अब जम्मू एंड कश्मीर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करेगा, क्योंकि आर्टिकल 370 मोदी जी ने 2019 में हटा दिया, निकाल दिया उसको। एंड डी क्या रीजन है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो खुद तुम्हारा लॉयर्स पैराडाइज, तो लुमिनरीज लोग, लॉयर्स लोग वहाँ बैठे हुए। जब लॉयर्स लोग बैठेंगे तो बहुत सारा लीगलाइज वर्ड डालेंगे ना, लीगल वर्ड डालेंगे ना, और बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि सबसे बढ़िया किसी का अंग्रेजी होता है तो वो लॉयर्स का होता है, वो जज का होता है। तो जब जज अपना कलम से लिखना शुरू करेंगे तो समझ रहे हो ना किस लेवल पे लिखेंगे चीज़ों को। तो यही हुआ है भारत के संविधान में। तो डोमिनेंस है लीगल लुमिनरीज का, समझे, लॉयर्स का, पढ़े पढ़े लिखे लॉयर्स। B.R. अम्बेडकर खुद बड़े लॉयर्स, तो और खुद प्रैक्टिस भी करते थे मुंबई हाई कोर्ट में, जानना होगा तुम लोग को। तो लीगल ल्यूमिनरीज के डोमिनेंस के वजह से भी और डॉक्यूमेंट्स क्या बल्कि हुआ है, समझ गए बच्चे लोग। और ये स्टेटमेंट काट दोगे कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन पूरा सेंटर और स्टेट के लिए भी, अब एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वो हट गया, वो
अब जम्मू एंड कश्मीर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करेगा, थैंक्स टू आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट मोदी जी ने ये चीज़ को रिमूव कर दिया। आर्टिकल 370 का जो प्रोविजन था जिसकी वजह से स्पेशल स्टेटस मिल रहा था कश्मीर में, आज इस वजह कश्मीर का अपना संविधान चला था वो ख़त्म हो गया। अब कभी कश्मीर में भी इलेक्शन हुआ ना जी, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझना होगा। लेट अस नाउ एग्जामिन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बल्कीनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विथ मोर डिटेल्स, और देखते हैं और अच्छे से देखते हैं कि कैसे इतना बल्कि हुआ है। तो नंबर 1 देखो, इनकॉर्पोरेट्स द एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है ना, जो अलग अलग संविधान है उसका जो अनुभव जब आप लोगे अपने अंदर डालोगे, अलग अलग बताओ 60 कंट्री से हम प्रभावित हुए, 60 कंट्री दुनिया में, जो उस समय जो 60 कंट्री में जो संविधान था उससे प्रभावित हुए थे। जाहिर सी बात है आपका डॉक्यूमेंट तो लेंथीएस्ट होगा ही, बल्किएस्ट होगा ही। यहाँ पे देखोगे, ध्यान दोगे, नोट्स पे ध्यान दोगे बच्चे लोग। The framers sought to incorporate the accumulated experience gathered from working of all the known constitution। यानी कि जितना भी संविधान है सब को लेना, सबका एक्सपीरियंस गेन करने का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ को आप ऐड करने वाले हो और बहुत सारी चीज़ को आप सब्ट्रैक्ट करने वाले भी हो। देखो नंबर 2 में क्या लिखा गया है, दे ट्राई टू अवॉइड ऑल, यानी कि जो भी डिफेक्ट्स है, जो भी फॉल्ट्स है उसको अवॉइड करना, या फिर वो चीज़ लेके भी आ रहे हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा जाए ताकि जो भी उसका कमी हो वो कमी का ही पूरा हो जाना। देखो अभी जस्ट एग्जांपल देखो, साउथ अफ्रीका से क्या लिए और आयरलैंड से क्या लिए और किस तरह जो कमी था उस कमी को कैसे पूरा किए वहाँ पे। सो ऑल्सो दे ट्राई टू अवॉइड ऑल द डिफेक्ट्स एंड क्लोज द लूप फॉल्स दैट माइट बी एंटिसिपेटेड इन दोज कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि वहाँ पे जो लूप फॉल्स है उस संविधान में जो 60 उसको लाना और यहाँ पे बहुत अच्छे से प्लग करके बहुत सुंदर तरीके से लिखना। थर्ड नंबर देखोगे, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर फुल ऑफ वर्ड्स बिकॉज सर्टन प्रोविजंस व्हिच वर borrowed from the other constitution were modified in order to minimize the uncertainty and avoid unnecessary litigation। देखो कितना सुंदर बात कहा गया है। हमारा जो भारत का जो संविधान है बच्चे लोग, उसमें बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं। इसलिए शब्द लिखे गए हैं, मान लो कि बाहर से हमने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया तो बाहर का मीनिंग क्या है। जैसे देखो सेकुलर वर्ड, सेकुलर बाहर का मीनिंग कुछ और है ना। बाहर सेकुलर का मतलब है वेस्ट में, यानी कि यूरोप में, अमेरिका में सेकुलर का मतलब होता है कि चर्च, जो मंदिर है और जो सरकार है दोनों अलग चीज़ है। मैं इंडिया में सेकुलर का मीनिंग चेंज हो गया कि इंडिया में क्या है कि सब संभव है, हर धर्म ही रह सकता है और स्टेट क्या करेगी, हर धर्म को ही प्रमोट करेगी। तो वहाँ का सेकुलरिज्म और यहाँ का सेकुलरिज्म तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। तो इसलिए अब ये चीज़ तो बताना पड़ेगा ना, लिखना ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं तो खाली सेकुलर वर्ड हम लिख देते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा लोग क्या। यदि वहाँ का जो सोशलिज्म है, जैसे रसिया का जो सोशलिज्म है और इंडिया का जो सोशलिज्म, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, तो फिर वो लिखना ना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ का सोशलिज्म का मतलब क्या हो। जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट्स बड़ा हो जाएगा। यदि आप नहीं लिखोगे तो लिटिगेशन हो जाएगा, फिर केस लंबा जाएगा कोर्ट में। क्यों? फिर जजेस को इंटरप्रेट करने में टाइम लगेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर को इस बात का जरूर क्रेडिट जाता है कि उन्होंने प्रयास किया कि कोई अनसर्टेनिटी ना हो, कोई वेग ना हो, कोई क्रिस्टल क्लैरिटी रहे प्रोविजंस में और कोई लिटिगेशन ना हो, बाद में कोई विवाद ना हो इस चीज़ को लेकर। इसलिए इन्होंने बहुत सारे शब्द को पिरोया है और लिखा है अपने मन से और आप समझाने का प्रयास किया है प्रोविजंस को। तो जाहिर सी बात है बल्कि होगा ही होगा। आया समझ में ना। तो देखो कितने नॉलेजेबल थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, सब आर्टिस्ट थे ये लोग, राइटर के भी राइटर थे ये लोग। समझ रहे हो ना कि उसको इतने अच्छे से इन्होंने लिखा है, पिरोया है ताकि लिटिगेशन ज़्यादा ना हो, अनसर्टेनिटी एज मिनिमम एज पॉसिबल हो उसके अंदर। यहाँ पे देखोगे डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस इंक्लूडेड। बताओ आमतौर पे क्या होता है कि संविधान में ना वो संविधान का ही चीज़ रहता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला चीज़ है वो पार्लियामेंट को दे दिया जाता है कि पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर वो बनाएगा। मैं ऐसा नहीं किया भारत के संविधान में। भारत संविधान में क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी बहुत सारा चीज़ है। देखो पार्ट 5 पार्ट 6 शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है ना, कि शेड्यूल एरिया जो घोषित हो जाएगा, ट्राइबल एरिया घोषित हो जाएगा तो वहाँ पे किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, वो भी चीज़ संविधान में दिया गया भारत के संविधान में। तो एक एक माइन्यूट डिटेल भारत के संविधान में लिखा गया। इसलिए भारत का जो संविधान है वो बल्किएस्ट है। वहाँ पे देखोगे तो सेकंड क्या पढ़ना है हमें, पार्ट फर्स्ट क्या पढ़े बच्चे लोग। फर्स्ट देखे कि अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या देख रहे हैं, डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस इंक्लूडेड, not continue with merely laying down the fundamental principle of governance. The authors of the Indian Constitution provided matters of administrative details also. इसमें क्या बोला, केवल हम गवर्नेंस नहीं दिए, केवल हमने पॉलिटी के बारे में उसमें नहीं लिखा, हमने एडमिनिस्ट्रेशन का भी माइक्रो डिटेल्स में लिखा है संविधान में। जाहिर सी बात है आपका संविधान बल्किएस्ट होगा। इट वॉज फेल्ड एट स्मूथ वर्किंग ऑफ, देखो अभी भारत आज़ाद हुआ है,
ब्रिटिश के चंगुल से भी छूटा है, इन्फेंट डेमोक्रेसी है, अभी नवजात डेमोक्रेसी है भारत। और यदि बढ़िया से नहीं लिखा गया एडमिनिस्ट्रेशन, कोलैप्स कर जाएगा ये कंट्री। इसलिए डिटेल में जितना हो सकता है उतना डिटेल में लिख दो, ताकि कोई पावर मोनोपोलाइज ना कर सके और संविधान को सर्वोपरि करके लोग आगे बढ़े। तो वही वहाँ बोला है कि इन्फेंट डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाता यदि संविधान में डिटेल्स में नहीं रहता। यदि तुम दे दोगे पार्लियामेंट को, तुम दे दोगे विधानसभा को, हो सकता है वो पावर गलत तरीके से यूज़ कर ले, तो उसको मौका ही नहीं दिया जाए। पूरा संविधान में डिटेल्स में लिख दो और संविधान के हिसाब से उसको फॉलो करना है, संविधान के हिसाब से उसको फिर लॉ बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वो भी हमारे संविधान में। और मैंने उस दिन भी बच्चे लोगों को बताया था क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में याद करना, आईपीसी और सीआरपीसी वो भी जुड़ा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये अद्भुत बात है कि नहीं है? आईपीसी सीआरपीसी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। कंकरेंट लिस्ट में आएगा ना, कंकरेंट लिस्ट क्या है? तुम्हारे 7 शेड्यूल का हिस्सा है संविधान का। तो it is a classical example है। This explains why we in our constitution detail provision about the organization of judiciary। देखो अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हाँ, क्योंकि जुडिशरी का जो टेन्योर है, उसका जो फिक्स टर्म है ना, उसका जो सैलरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आएगा, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है क्योंकि ऊपर में सुप्रीम कोर्ट रहेगा, फिर हाई कोर्ट रहेगा और फिर तुम्हारे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट रहेगा। तो देखो उतने अच्छे से डिटेल में देना। पब्लिक सर्विस कमीशन भी होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी होगा। इस सभी चीज़ डिटेल में लिखा गया ताकि कंट्री में और अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल सके। सीएजी का भी प्रोविजन दिया गया संविधान में। इतना डिटेल में कोई कंट्री नहीं देता जितना डिटेल में हम लोग दिए हैं। तो जाहिर सी बात है बल्किएस्ट होगा, लेंथीएस्ट होगा। और देखोगे बच्चे लोग, हाँ, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड द आइडियल ऑफ एग्जॉस्टिवनेस which explains why the provisions of Indian Constitution as the division of powers between the Union and the states are more numerous than perhaps the aggregate provisions of relating to subjects in the Constitution of the USA, Australia, Canada put together। यानी कि यूएस का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ऑस्ट्रेलिया का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो भी कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, स्टेट और सेंट्रल रिलेशन को लेके ये तीनों को भी ऐड कर दोगे उससे भी ज़्यादा हमारे पास। तो इतना, यानी कि सेंटर और स्टेट किस तरह काम करेगी, दोनों किस तरह का रिलेशन होगा, इससे संबंधित जो प्रोविजंस है इतना ज़्यादा हमारे पास कि यूएस से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को तीनों को जोड़ दे, सेंटर स्टेट रिलेशन वाला प्रोविजन उससे ज़्यादा हमारे पास है। इसका मतलब कुछ बात तो है, खास बात तो है। एंड ऑल्सो मच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बिकॉज इट वॉज फेल्ड दैट people were more familiar with the working of the particular law। सही बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का लगाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया और उसके हिसाब से जानते हो इलेक्शन भी हुआ है इस कंट्री में। हाँ, इलेक्शन हुआ ना बच्चे लोग 1946 में, या 1936 में भी इलेक्शन हुआ था, बट 1936 में जो इलेक्शन हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से हुआ था। अनुभव हो गया था हमें बहुत सुंदर तरीके से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है। तो जब उस चीज़ को आप यूज़ करोगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो जाहिर सी बात है बल्किएस्ट तो होगा ही होगा। एवरी टाइम यू हैव टू सपोर्ट कि आखिर बल्किएस्ट क्यों हो रहा है, तो उस तरह का यूनिक पॉइंट आपको बोलना है। मेंस में बहुत काम आएगा ये सभी चीज़। दूसरी बात देखो यहाँ पे थर्ड। अब बताओ, हमारा जो कंट्री का एक अलग ही है, अपना ही पिकुलरिटी, स्ट्रेंजनेस। बताओ इस कंट्री में कौन लोग नहीं रहते हैं? बताओ, बंजारा है इस कंट्री में, इस कंट्री में एससी है, इस कंट्री में एसटी है, सपेरा है, किस तरह का लोग नहीं रहते हैं इस कंट्री में। जब इतना लोग का डिज़ायर पूरा करना है तो वो एक पेज वाला संविधान तो नहीं कर सकता है, उसके लिए तो चाहिए डिटेल्ड। तो इसलिए वहाँ पे लिखा कि ये कंट्री इतना बड़ा है, इसमें अपना ही प्रॉब्लम है, जैसे शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज का इशू चला ना जी लंबा समय तक, याद होना चाहिए तुम लोग को, है ना, एमरजेंसी प्रोविजन। तो जाहिर सी बात है इतना कुछ है, सब का एस्पिरेशन पूरा करके चलना है तो संविधान तो बल्किएस्ट होगा ही होगा। वही जोग्राफिकल एरियाज। और यहाँ पे देखोगे 4th नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिट ऑल्सो इंक्लूड। अब बताओ, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देश के लिए तो स्टेट का ही प्रोविजन होना चाहिए ना। स्टेट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट है एक कंट्री का। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यही आर्टिकल, करेक्ट। अब देखो, यानी कि एक संविधान एक कंट्री का यूनियन के लिए भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी बन रहा है, यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी बन रहा है, एट द सेम टाइम स्टेट के लिए बन रहा है। तो स्टेट जो अपना पावर डिराइव करेगी तो वो भी संविधान से करेगी ना, सेंटर थोड़ी पावर डिराइव करती है। आज इस स्टेट में नीतीश कुमार रूल कर रहे हैं, करेक्ट, नीतीश कुमार सीएम है इस बिहार राज्य के।
तो वो पावर मोदी जी से थोड़ी डिसाइड करते हैं, वो मोदी जी से, इंडियन गवर्नमेंट से थोड़ी तुम्हारा पावर डिराइव करते हैं, वो भी संविधान से ही पावर डिराइव करते हैं। तो उसको भी तो उतना ही देखना होगा, स्टेट को भी, फेडरल इशू को भी तो उतना ही एड्रेस करना होगा। तो जाहिर सी बात है बल्कि होगा डॉक्यूमेंट। यहाँ पे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डील ओनली विद द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि जो संविधान जो यूनाइटेड स्टेट्स का है, यूनियन जो संविधान है, यानी कि जो सेंटर का जो संविधान है, उसमें केवल ऊपर ऊपर बात, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का ही बात है, यूनियन गवर्नमेंट का ही बात है, जो अभी जो बाइडन है। और स्टेट का जो चीज़ है वो स्टेट का संविधान देखेगा। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों के लिए ही बना है, यूनियन के लिए भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी बना है, स्टेट्स के लिए भी बना है। तो कहने का मतलब फेडरलिज्म बहुत अच्छे से, स्टेट और सेंट्रल रिलेशन बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा वहाँ पे। सिंस द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन आर डिफरेंट इन द हिस्टोरिकल ओरिजिन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, द स्पेशल प्रोविजंस वे नीडेड फॉर सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ द सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया एंड द फॉर्मर इंडियन स्टेट। देखो, जानते हो एक आज़ादी हमें कितना मुश्किल से मिला है, और उसके बाद जैसे ही आज़ादी मिला तो रीऑर्गेनाइजेशन, कंट्री एक बनाना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल, बीबी मेनन का रोल, माउंटबेटन का रोल, हम जानते हैं इस चीज़ को, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट में क्या क्या हुआ है। बट यहाँ पे समझो कि सब अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीके से इंडिया का हिस्सा बना है। कोई बहुत बैकवर्ड स्टेट था, कोई प्रिंसली स्टेट था, कोई बहुत प्रॉस्परस स्टेट था। तो सबके लिए भी अलग अलग प्रोविजन होना चाहिए। जैसे देखो, जम्मू एंड कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 दिए थे ना हम लोग, वो हटा दिए ना, जब जरूरत पड़ा वो हटा दिए। आर्टिकल 371 के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट को हम स्पेशल प्रिविलेज देते हैं ना। आर्टिकल 371 के हिसाब से बहुत सारा जो राज्य है नीचे का, जो गुजरात हो गया, मुंबई हुआ, उसको कुछ कुछ एरिया का हम देते हैं ना स्पेशल फेवर, तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो इसलिए वहाँ पे लिखा गया कि सिंस द यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब स्टेट्स, वहाँ यूनिट्स का मतलब क्या है, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट, यूनिट्स का मतलब स्टेट्स। जो फेडरेशन का जो स्टेट है, यूनियन का जो स्टेट्स है, उसका डिफरेंट हिस्टोरिकल ओरिजिन रहा है, उसका अपना जर्नी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक अलग ही जर्नी रहा है। इसलिए उन लोगों को स्पेशल प्रोविजंस चाहिए, समझे ना। जैसे यूटी है, अलग से यूटी है कि नहीं है ना। सिक्किम देखो, आर्टिकल 371 का मिलता है, आर्टिकल 71F का उसको मिल रहा है प्रोविजन, स्पेशल स्टेटस कैटेगरी मिल रहा है। तो यही सब चीज़ है। देखो यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। यही आप देखो, ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा कि इसलिए जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला। हम जानते कि जो स्टेटस मिला था आर्टिकल 370 के हिसाब से, वो तो हटा दिया गया। 5th नंबर तो वैलिड है कि आर्टिकल 371 है ना, से लेकर आर्टिकल 371 जो इंजॉय करता है बहुत सारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना। कर्नाटका का भी कुछ एरिया एंजॉय करता है, गुजरात का भी कुछ एरिया एंजॉय करता है, महाराष्ट्र का कुछ एरिया एंजॉय करता है, और नॉर्थ ईस्ट तो सभी है, हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, जितने भी हिमालयन स्टेट्स है, तो सबको मिल रहा है ना जी। हाँ, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो 5th देखो, फेडरल रिलेशन एलाबोरेटली डिल्ट विथ। देखो वही चीज़ तो बोला गया है कि जो फेडरल रिलेशन, सेंटर और स्टेट किस तरह काम करे इंडिपेंडेंटली, ये सब चीज़ भी संविधान में बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो नॉट ओनली आवर प्रोविजंस रिलेटिंग टू द यूनिट्स एलाबोरेटली, यानी केवल खाली स्टेट से ही रिलेटेड नहीं है। स्टेट से रिलेटेड तो हम लोग देख लिए, आर्टिकल 371 मिला बहुत सारा स्टेट्स को, बट एट द सेम टाइम सेंटर और स्टेट दोनों ही कैसे साथ में काम करें, उसके लिए भी बहुत प्रोविजन है। और हम पहले से ही जानते हैं कि इतना प्रोविजन है भारत के संविधान में कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए सब एक साथ भी हो जाए तो कम पड़ जाए। समझ गए ना। तो यहाँ पे देखोगे, द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड द रिलेशन अमंग द स्टेट देमसेल्फ वेदर लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव आर ऑल्सो एग्जॉस्टिवली कोडिफाइड सो एज टू एलिमिनेट कन्फ्लिक्ट एज फार एज पॉसिबल। यानी इतना सुंदर तरीके से स्टेट और सेंटर और स्टेट का रिलेशन, एक स्टेट और दूसरे स्टेट का रिलेशन, इससे रिलेटेड प्रोविजन इतना सुंदर तरीके से डिटेल फॉर्म में लिखा गया है ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो फ्यूचर में। द लेसन्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आल्सो इंड्यूस्ड। अच्छा, शुरू में देखते हो ना, सब प्रिंसली स्टेट भाग जाता था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 में बोले थे तो प्रिंसली स्टेट कोई भी फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया। तो हमें एक्सपीरियंस वो चीज़, इसलिए डिटेल फॉर्म में। और उसमें क्या है कि सेंटर को स्ट्रांग बना दिए कि ताकि कोई किसी को भी सिसिट करने का पावर ना हो। यानी कि आज ये नहीं बोल सकता बिहार राज्य, यूपी राज्य के हम इंडिया से हट रहे हैं। अरे बोलेगा फिर ऑपरेशन पोलो चल जाएगा, यहाँ पे फिर से मिलिट्री रूल हो जाएगा, तो कोई बोल नहीं सकता है। क्योंकि भारत के संविधान में क्या है कि टोटल इंडिया है, कोई निकल नहीं सकता, किसी को निकलने का पावर नहीं है। समझे। तो द लेसन ड्रॉन फ्रॉम द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑल्सो इंड्यूस द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव इट एन यूनिटरी बायस। इसलिए सेंटर को ज़्यादा स्ट्रांग बनाया गया ताकि कंट्री इंटैक्ट रहे, कंट्री एज इट इज रहे। नहीं तो तुम स्टेट को पूरा फेडरल पावर दे दो तो स्टेट तो हो सकता है निकल जाए, साउदर्न इंडिया हो सकता है निकल जाए, वो बोले कि नॉर्थ के वजह से हमको दिक्कत हो रहा है, हम निकल रहे हैं। निकलने का कोई अधिकार नहीं है भारत के संविधान में, निकलने का पावर नहीं है जी। समझ गए ना, सिसिट करने का पावर नहीं है। आप
यहाँ पे देखोगे 6th पॉइंट देखोगे जिसके वजह से लेंथीएस्ट हुआ है, दैट इज जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल। बताओ आमतौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिसेबल पार्ट होना चाहिए, मैं इसमें नॉन जस्टिसेबल भी पार्ट है, यानी कि कोई चीज़ आपका वायलेट हुआ तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, उसको बोलते हैं जस्टिसेबल राइट्स। मगर कोई चीज़ वायलेट हुआ और उसके लिए आप संविधान नहीं जा सकते, आप उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, दैट्स कॉल्ड नॉन जस्टिसेबल, जिसको इन्फोर्स नहीं किया सकता। मगर नॉन जस्टिसेबल पार्ट्स को भी यहाँ पे लिख दिया गया संविधान में, दैट इज द DPSP। तो हमारे संविधान में बिल ऑफ राइट्स है, वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि जस्टिसेबल है। यदि तुम्हारा राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू लाइफ, ये सब हनन हो जाए, वायलेट हो जाए, तुम सुप्रीम कोर्ट दौड़ सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज़ कर सकती है, रेड जुरिस्डिक्शन का, जुडिशियल रिव्यू भी ले सकती है वहाँ से। तो इतना कुछ है तुम्हारे लिए। और हम लोग कहाँ से लिए हैं बिल ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल राइट्स का? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। DPSP भी है, बताओ DPSP जस्टिसेबल नहीं है, एट द सेम टाइम DPSP एक कामना कर रहा है ना कि स्टेट कैसा हो, स्टेट अपना प्रोग्राम और पॉलिसी बनाते वक्त क्या चीज़ का ध्यान रखे। देखो, और ये कहाँ से लिए? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं हम लोग। ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर DPSP विच कन्फर नो जस्टिसेबल राइट नहीं। यदि DPSP कोई हनन होता है तो तुम सुप्रीम कोर्ट या तुम हाई कोर्ट दौड़ नहीं सकते हो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस ऑफ कंट्री के लिए, कंट्री को चलाने के लिए। तो देखो, जो चीज़ नॉन जस्टिसेबल वो भी संविधान में है, ये बड़ी बात है ना। देखो, थैंक्स कहना चाहिए हमें इस बात के लेके, क्योंकि बहुत सारा DPSP का हिस्सा फंडामेंटल राइट भी बना है समय के साथ साथ। वही जो बता रहे थे, राइट टू एजुकेशन। तो संसाधन हुआ, हमारे पास पैसा हुआ तो हम राइट टू एजुकेशन कर दिए। 6 साल से लेके 14 साल का जो बच्चा है उसको 1 रुपया भी नहीं लगेगा पैसा, गवर्नमेंट स्कूल फ्री। तो एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री है, उसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाए हम 2009 में। तो समय आएगा, रिसोर्सेज आएगा तो हम DPSP को भी उतारेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिलीव दैट दिस वुड सर्व एज अ मोरल रिस्ट्रेंट्स ऑन फ्यूचर गवर्नमेंट्स। यानी कि जो DPSP जो बनाया गया वो एक तरह से मोरल रिस्ट्रेंट है गवर्नमेंट के ऊपर कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। जैसे देखो, बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे राज्य में, भारत के बहुत सारे राज्य में स्लॉटरिंग ऑफ काउ के ऊपर बैन है ना। जैसे गुजरात देखो, गुजरात में गाय को नहीं मारा जा सकता है और ये DPSP में दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि राज्य के ऊपर एक मोरल कॉन्स्ट्रेंट है, एक मोरल जिम्मेदारी है, मोरल लिमिट है कि आप ये सब नहीं कर सकते और आपको ये सब करना है। समझे ना? इवन द बिल ऑफ राइट्स बिकम बल्कियर देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड ओइंग टू पिक्चर। देखो, आप खुद देखो, भले ही बिल ऑफ राइट्स यानी कि फंडामेंटल राइट्स वाला कॉन्सेप्ट हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, मगर जब इंडिया में उसको डाले तो उस जो लिए थे उससे ज़्यादा बल्कि हो गया, क्योंकि इंडिया का अलग ही चल रहा है। इंडिया में अनटचेबिलिटी भी है बच्चे लोग, तो अनटचेबिलिटी को भी ख़त्म करना है। अब अनटचेबिलिटी सिस्टम तो अमेरिका में तो था नहीं। हाँ, US में रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, ब्लैक और वाइट का, तो उसका अपना प्रॉब्लम है वो। हमारा प्रॉब्लम तो कुछ और है। तो हमको तो अनटचेबिलिटी को भी ख़त्म करना है, तो वो भी लाना पड़ा हमें आर्टिकल को भी ख़त्म करना, वो भी लाना पड़ा हमें। तो कहने का मतलब क्या कि जाहिर सी बात है बल्किएस्ट होगा ही होगा। फंडामेंटल राइट्स हमारा खुद बल्किएस्ट है। और दूसरी बात है कि इतना भी मन नहीं भरा हमारा, अब 42nd अमेंडमेंट करके फंडामेंटल ड्यूटीज भी डाल दी है कि चलो भाई, तुमको जितना राइट है, अधिकार है एंजॉय करने का, तो तुम्हारा ड्यूटी भी तो बनता है इस देश को लेके, तो ये ड्यूटी फॉलो करो। हाँ, ये अलग बात है कि फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सेबल नहीं है। ये तुम ड्यूटी फॉलो नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट तुमको वो खींच नहीं सकती है, अपने तरफ ले नहीं सकती है, तुमको पनिश नहीं कर सकती है। मगर फंडामेंटल ड्यूटी भी एक मोरल रिस्ट्रेंट है सिटीजन के ऊपर कि सिटीजन अपना काम करते वक्त ये सभी चीज़ का ध्यान दे, ताकि देश का यूनिटी और इंटीग्रिटी, देश का जो अखंडता है, अखंडता और संपूर्णता है, इसमें कोई दिक्कत ना हो कंट्री के लिए। तो इसलिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है क्या है, बल्किएस्ट है। हमारा संविधान इसलिए लेंथीएस्ट है। दैट्स इट, कंप्लीट।